दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर अगर कंप्यूटर चलाना जानता है तो शायद कभी पकड़ा न जाए। सीरियल किलिंग करने वाले एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो अपने शिकार का दोस्त है। शहर में एक जाना माना नाम है और एक डॉक्टर भी है। ये डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन की अद्भुत कहानी है, जिसने अपने क्लिनिक का इस्तेमाल अपनी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि खुद को मारने के लिए किया। इंग्लैंड के हाइड नामक एक छोटे से शहर में, जहां सिर्फ 30,000 लोग रहते हैं, उसने 23 साल तक सबकी नाक के नीचे सीरियल किलिंग की। 250 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद भी डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन पर किसी को शक नहीं हुआ, और शायद कभी होता भी नहीं अगर उसने एक छोटी सी गलती न की होती। लोगों को मारने की वजह क्या थी? इतने लंबे समय तक उसे क्यों नहीं पकड़ा गया? और पुलिस को ऐसा कौन सा सुराग मिला जिससे सालों से चल रही हत्या का पर्दाफाश हो गया? मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन इंग्लैंड के मैनचेस्टर के पास हाइड नामक एक छोटे से शहर में अपना क्लिनिक चलाते थे। यहाँ की कुल आबादी लगभग 30,000 थी और उनमें से 3,000 डॉक्टर शिपमैन के मरीज थे। डॉक्टर ज्यादातर ऐसे मरीजों को अपना निशाना बनाते थे जो अकेले रहते थे और बहुत बूढ़े थे। कोई भी उनकी मौत पर संदेह भी नहीं कर सकता था। डॉक्टर शिपमैन उन मरीजों को जितना संभव हो सके उतना समय देते थे, यहां तक कि उनके घर जाकर भी। वो उनके दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनकी बातें सुनते थे। वो उन्हें ये एहसास दिलाते थे कि भले ही वे अकेले हों, लेकिन डॉक्टर शिपमैन उनकी बात सुनने के लिए तैयार है। कुछ मरीज तो डॉक्टर शिपमैन पर इतना भरोसा करते थे कि उन्हें अपने घरों की चाबियां भी दे देते थे। उनके इस रवैये की वजह से वे हाइड में काफी मशहूर हो गए थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि डॉक्टर शिपमैन सिर्फ बातों के जरिए ही बुजुर्गों का इलाज करते हैं। लेकिन इन सब के बीच डॉक्टर शिपमैन बातों बातों में ही उनकी सारी जानकारी हासिल कर लेते थे। कौन किस समय अकेला रहता है, किसके पास कितनी संपत्ति और धन है, घर में कौन आता है और रिश्तेदार कहाँ रहते हैं। जब डॉक्टर शिपमैन संतुष्ट हो जाते थे तो वे अपने मरीजों को दवा का ओवरडोज देकर मार देते थे। अब क्योंकि वे मरीज पहले से ही 80 साल से अधिक उम्र के थे, इसलिए किसी को भी उनकी मौत पर संदेह नहीं था। यह प्रक्रिया कई सालों तक चलती रही। किसी को भी उन पर संदेह नहीं हुआ, सिवाय तब तक जब तक कि उनसे खुद कोई गलती नहीं हो गई। डॉक्टर शिपमैन ने अपना करियर हाइड से 70 किलोमीटर दूर पोंटेफ्रैक्ट नामक कस्बे से शुरू किया, जहां उन्होंने एक अस्पताल में काम किया। फिर 1974 में वे पोंटेफ्रैक्ट छोड़कर टॉडमॉडर्न चले गए, जहां वे अब्राहम और मेरोड मेडिकल सेंटर में एक सामान्य चिकित्सक बन गए। यहां अपनी नौकरी के दौरान उन्हें कुछ रोगियों को पैथेडाइन नामक एक दवा की बड़ी मात्रा निर्धारित करते हुए पकड़ा गया, जिसका उपयोग उन्हें स्वयं करना पड़ा। पैथेडाइन दरअसल एक दर्द निवारक दवा है, लेकिन ये बहुत ही नशीली दवा है। डॉक्टर शिपमैन को पैथेडाइन की लत थी और वो जानबूझकर अपने मरीजों को ये दवा देते थे। वो उन्हें थोड़ी मात्रा में देते थे, जबकि खुद बहुत अधिक मात्रा में लेते थे, जबकि मरीजों को इस छोटी सी दवा की जरूरत भी नहीं होती। इससे मरीजों को इस दवा को लेने के बाद बहुत अच्छा महसूस होता, जबकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे ड्रग्स ले रहे हैं। यही वजह थी कि शिपमैन के मरीज न चाहते हुए भी उनकी ओर आकर्षित होते थे। पकड़े जाने के बाद अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर शिपमैन को नौकरी से निकाल दिया और मामला उनके लाइसेंस रद्द करने तक पहुंच गया। लेकिन शिपमैन ने 600 पाउंड का जुर्माना देकर खुद को पुनर्वास केंद्र में भर्ती करवा लिया, जिससे उनका लाइसेंस रद्द होने से बच गया। पुनर्वास केंद्र में कुछ समय बिताने के बाद जब सभी उन्हें भूल गए तो वे 1977 में हाइड आ गए, जहां वे डॉनीब्रुक मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर बन गए। 1980 के दशक में वो जीपी के पद पर प्रैक्टिस करता रहा और इस बीच उसने ड्रग्स लेना नहीं छोड़ा और बूढ़े मरीजों को मारने का मौका नहीं पाया। लेकिन 1993 से इन हत्याओं की आवृत्ति बहुत बढ़ गई, जब उसने हाइड में अपना खुद का क्लिनिक खोला और शहर में अपना अच्छा नाम बनाया। अगले कुछ सालों तक मामला ऐसे ही चलता रहा और किसी को भी डॉक्टर की हरकतों पर शक नहीं हुआ। मार्च 1998 में पहली बार शिपमैन के क्लिनिक के सामने एक और अस्पताल ब्रोक सर्जरी में काम करने वाली डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड्स ने शिपमैन के मरीजों में उच्च मृत्यु दर के बारे में चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि शिपमैन, जो केवल एक छोटा सा क्लिनिक चलाता है, पिछले 3 महीनों में 16 मरीज खो चुका है, जबकि इस अवधि के दौरान ब्रोक सर्जरी, जिसमें शिपमैन के क्लिनिक से 3 गुना अधिक मरीज हैं, ने केवल 14 मरीज खोए हैं। ये संदेह तब और बढ़ गया जब पता चला
कि डॉक्टर शिपमैन के 16 के 16 मरीजों की मौत के बाद उन्हें दफनाया नहीं गया, बल्कि जला दिया गया। यहां आपको बता दूं कि ज्यादातर ईसाई अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद उन्हें दफना देते हैं। सिर्फ कुछ ही लोग उन्हें जलाने का फैसला करते हैं। डॉक्टर लिंडा ने मैनचेस्टर में कोरोनर को दी गई रिपोर्ट में अपना संदेह व्यक्त किया, जिसमें इन सभी विवरणों के साथ ये भी लिखा था कि डॉक्टर शिपमैन के इन 16 रोगियों में से ज्यादातर बूढ़ी महिलाएं थी जो अपने घरों में मृत पाई गई, और यह संयोग नहीं हो सकता कि इनमें से ज्यादातर रोगियों की मृत्यु के समय डॉक्टर शिपमैन अपने घर में अकेले थे। डॉक्टर लिंडा ने बताया कि घर में बीमारी के कारण होने वाली ज्यादातर मौतें बिस्तर पर ही होती हैं, लेकिन डॉक्टर शिपमैन के मरीजों की मौत अजीबोगरीब तरीके से कुर्सी पर बैठे बैठे अच्छे कपड़े पहनकर हुई थी। और दूसरी बात, उस समय या तो डॉक्टर शिपमैन अपने घर पर थे या फिर वे पहली बार उसी घर में गए और मरीज को मृत पाया, जो किसी भी तरह से सामान्य नहीं हो सकता। इस रिपोर्ट के आधार पर जांच भी की गई, लेकिन पुलिस को डॉक्टर शिपमैन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला और ये जांच 1 महीने बाद बंद कर दी गई। जब डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन के मरीज मरते थे तो वे खुद ही फॉर्म पर हस्ताक्षर करते थे। फॉर्म भी वो फॉर्म है जिस पर मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर को हस्ताक्षर करने होते हैं, जिसमें वे मरीज की मौत का कारण लिखते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि फॉर्म सी, जिस पर दूसरे डॉक्टर के हस्ताक्षर होने थे, उस पर भी ज्यादातर डॉक्टर शिपमैन के दोस्त या वे लोग हस्ताक्षर करते थे जिन्हें उन पर शक नहीं था। इस तरह शिपमैन अपने मरीजों के मृत्यु प्रमाण पत्र में फर्जी जानकारी लिखकर उन्हें दाह संस्कार के लिए भेज देता था और किसी को कोई शक भी नहीं होता था। इस प्रक्रिया के कारण कई मौतें बिना जांच के ही रह गई और यही वजह थी कि शिपमैन अपनी हत्या को आसानी से छिपाने में सफल रहा। जांच बंद होने के बाद शिपमैन ने 3 और लोगों को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन पकड़े जाने का समय दूर नहीं था। शिपमैन की आखिरी शिकार हाइड की पूर्व मेयर 81 वर्षीय कैथलीन ग्रुंडी थी, जिनकी मृत्यु 24 जून 1998 को उनके ही घर में हुई थी। और यहां भी डॉक्टर शिपमैन कैथलीन को आखिरी बार जीवित देखने वाले आखिरी व्यक्ति थे। बाद में उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए और मृत्यु का कारण बुढ़ापा लिखा। कैथलीन की बेटी एंजेला वुडरफ खुद एक वकील थी, जिसे अपनी मां की मृत्यु पर जोर देने पर संदेह हुआ जब उसे अपनी मां से एक वसीयत मिली जिसमें उसने अपने घर का नाम डॉक्टर शिपमैन लिखा था। डॉक्टर शिपमैन उस परिवार के बहुत करीब थे और वसीयत में घर का होना संदेह का आधार नहीं बना। वास्तव में एंजेला को संदेह था कि उसकी मां के पास 2 घर थे, जबकि वसीयत में केवल एक घर का उल्लेख था। इससे पता चलता है कि यह वसीयत किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखी थी जिसे दूसरे घर के बारे में पता नहीं था, और वो डॉक्टर शिपमैन थे। एंजेला वुडरफ पुलिस के पास गई, जिसने जांच फिर से शुरू की। कैथलीन ग्रुंडी के शव को खोदा गया और शव परीक्षण के लिए भेजा गया। पता चला कि उसके शरीर में डायमोफिन के बहुत सारे अंश थे। जब पुलिस ने डॉक्टर शिपमैन से पूछा तो उन्होंने बताया कि ग्रुंडी हीरोइन को नशीला पदार्थ देता था और उसने उसका इलाज करने से पहले अपने कंप्यूटर पर यह बात लिखी थी। डॉक्टर शिपमैन ने हाल ही में एक कंप्यूटराइज मेडिकल जर्नल में एंट्रीज करना शुरू किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने उस एंट्री में मौत से पहले की तारीख दर्ज की है। लेकिन उस फाइल की आखिरी एडिट डेट अपने आप कंप्यूटर में सेव हो जाती है। जब पुलिस ने उस कंप्यूटर में मौजूद प्रविष्टियों की जांच की तो उन्हें पता चला कि शिपमैन ने कैथलीन की मौत के बाद ये प्रविष्टि की थी। शिपमैन को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ यही सबूत काफी नहीं था। दरअसल पुलिस को वो टाइपराइटर भी मिल गया जिसका इस्तेमाल झूठी वसीयत लिखने के लिए किया गया था। पता चला कि शिपमैन के टाइपराइटर में कुछ अक्षर थे और ठीक वही अक्षर ग्रुंडी की वसीयत में भी नहीं थे। 7 सितंबर 1998 को पुलिस ने हाइड के जाने-माने डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन को गिरफ्तार कर लिया। जब ये बात सामने आई तो वे लोग भी सामने आए जिनके प्रियजनों को शिपमैन ने पहले मारा था। उन्हें संदेह तो था, लेकिन शहर के नामी डॉक्टर के सामने वे अपनी आवाज नहीं उठा सकते थे। पुलिस ने शिपमैन के हाथों कुछ समय पहले मरे 15 अन्य मरीजों की भी जांच की। इन सभी मामलों में एक खास पैटर्न देखने को मिला, जिसमें मरीज को डायमोफिन की जानलेवा खुराक दी गई। उसने खुद ही अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए और मौत के लिए बुढ़ापा लिख दिया। शिपमैन ने खुद भी शवदाह की सलाह दी थी ताकि जलाने के बाद सारे सबूत मिट जाएं। शिपमैन जांच के दौरान
शिपमैन की देखभाल में मरने वाले सभी रोगियों के मामलों की समीक्षा की गई। जांच दल ने उन सभी दस्तावेजों, मृत्यु प्रमाण पत्रों और मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की जिन्हें शिपमैन ने संभाला था। इसके अलावा उन लोगों के परिवारों से भी बातचीत की गई जिनके रिश्तेदार शिपमैन के मरीज थे, और कुछ शवों को बाहर निकालकर उनका फोरेंसिक पोस्टमार्टम भी किया गया। यह प्रक्रिया बहुत विस्तृत थी और इस दौरान पता चला कि शिपमैन ने 1975 से लेकर अपनी गिरफ्तारी तक कुल 218 मरीजों की हत्या की थी। ये एक पुष्ट संख्या है, लेकिन कई मामलों में सबूतों के अभाव में इनकी पुष्टि नहीं हो पाई। माना जा रहा है कि यह संख्या 260 तक हो सकती है। कोर्ट ने शिपमैन को 15 मौत की सजा सुनाई, यानी जब तक वो जिंदा है वो जेल से बाहर नहीं आएगा। लेकिन 2004 में उसने अपनी कोठरी में चादर बांधकर फांसी लगा ली। उनकी मौत के बाद जेल में उनके एक सहकर्मी ने पाया कि शिपमैन ने वास्तव में 218 या 260 नहीं, बल्कि 508 लोगों की हत्या की थी, और ये बात खुद शिपमैन ने उन्हें बताई थी। लेकिन शिपमैन की इतनी हत्याओं का असली कारण आज तक सामने नहीं आया है। कुछ लोग इसे मनोरोग कहते हैं, कुछ लोग इसे पैसे कमाने का तरीका कहते हैं, और कुछ लोग शिपमैन की मां की मौत का असर भी समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी मां, जो कैंसर की मरीज थी, उन्हें दर्द निवारक के तौर पर मॉर्फिन दिया जाता था। विशेषज्ञों का मानना है कि शायद शिपमैन अपने मरीजों को भी इसी तरह मॉर्फिन देकर मरते देखना चाहते थे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और शेयर करेंगे। आपकी प्यारी टिप्पणियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो में।